नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। उत्तराखंड एग्ज़ाम मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो मेंस एग्ज़ामिनेशन को लेकर रहेगी चर्चा। और इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि आपको जो है किस प्रकार से उत्तर लेखन का अभ्यास करना चाहिए। आपने देखा होगा UKPSC के द्वारा अभी हाल ही में जो है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट जारी किया गया है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद अब जो है मेंस एग्ज़ाम की डेट जो है घोषित कर दी गई है। आपने देखा होगा कि जो अभी हाल ही में कैलेंडर जारी हुआ है उसमें डेट भी मेंशन की गई है और आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपका जो मेंस एग्ज़ाम है कब होगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनके सामने एक दुविधा रहती है, ख़ास तौर पर जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनके सामने दुविधा रहती है कि किस प्रकार से उत्तर लेखन का अभ्यास करें या फिर हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं और किस तरह से आपको अपने उत्तर लेखन का जो फॉर्मेट है उत्तर लिखने का वो फॉर्मेट बनाना होता है। और आपको ये ध्यान भी रखना होता है कि किन किन चीज़ों को आपको इग्नोर करते चलना है और किन चीज़ों पर विशेष फोकस रखना है। ठीक है, तो अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आंसर लेखन के अभ्यास को लेकर रहेगी। उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो एक दो उत्तर हम पॉलिटी के देखेंगे, एक उत्तर हम जो इथिक्स वाला पेपर होता है, इसमें फोर्थ पेपर है इथिक्स का, जो नीति शास्त्र का पेपर होता है जिसमें आपसे सत्यनिष्ठा और अन्य जो तत्व हैं, जो प्रशासन चलाने संबंधी तत्व होते हैं वो पूछे जाते हैं। उसको लेकर हम एक उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। एक उत्तर हम जो है इकोनॉमी का उत्तर देखेंगे और इसके साथ साथ कुछ अन्य उत्तर को भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आपका फॉर्मेट होना चाहिए। देखिए, हम जो भी उत्तर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, जो उत्तर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरे अपने लिखे हुए उत्तर हैं। आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है, आपकी रणनीति इससे अलग भी हो सकती है, तो कृपया आप अपने अनुसार रणनीति को फॉलो करें। ठीक है, तो अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले, और आपको इस चीज़ का पता होगा कि एक मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है, पॉलिटी का एक बेसिक क्वेश्चन होता है, उसमें कैसे आप इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्रश्न दिया गया है, मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर स्पष्ट करें। क्या राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की गैर परिवर्तनीयता उन्हें मूल अधिकारों के अधीन बनाती है? अब ये क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, आपको जो है इसके की पॉइंट्स पकड़ने हैं, आपको इसके की पॉइंट्स पकड़ने और उन्हीं को डिफाइन करना है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है केवल उसी का उत्तर देना है, उसके इर्द गिर्द उत्तर नहीं देना है। ठीक है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके जो मतलब आपने आंसर राइटिंग में कुछ अनावश्यक चीज़ें लिखी हैं इसमें आंसर में, तो उसको भी वो ध्यान रखे, उसको भी चेक करे। ठीक है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि आपको उत्तर कैसे लिखना है। तो इसमें हमने लिखने का प्रयास किया है। देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो वहीं संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या करता है। ठीक है, ये एक बेसिक नॉलेज है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमने दे दी है किसके बीच, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बीच। ठीक है, इसके बाद हम देखने का प्रयास करें, इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है तो हमने अंतर भी स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, कैसे अंतर स्पष्ट किया, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है हमने लेफ्ट में उसको नोट किया है, और जो DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसको हमने राइट साइड में डिफाइन किया है। तो अंतर हम कैसे समझा पाएंगे, सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल राइट में यह नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया हमने, ये नागरिकों को जो प्राप्त होते हैं, राज्य कोई भी कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध जो है नागरिकों को प्राप्त होते हैं, यानी कि राज्य जो है किसी भी प्रकार से नागरिकों के मौलिक अधिकार का हर शोषण नहीं कर सकता, यानी कि उसको जो है उसको कमज़ोर नहीं कर सकता। ठीक है, और इधर लिखा हमने, यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सरकार जो भी पॉलिसी बना रही है, जो भी नीतियाँ बना रही है उसको प्रदर्शित करता है।
इसके बाद अगला देखें, इसके विरुद्ध न्यायालय में बात दायर किया जा सकता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई भी उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय में सीधे जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसके अलावा ये अवैध योग्य होते हैं कौन? नीति निदेशक तत्व। इसके खिलाफ आप याचिका दायर नहीं कर सकते। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। और DPSP आपको पता होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इनको, ठीक है। तो इसके बाद अगला देखें हम, तो अगला इसमें लिखा है मौलिक अधिकार में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। स्पष्ट है बिल्कुल। नीति निदेशक तत्व में यह आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं। और इसमें लिखा है ये राजनीतिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं कौन? जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो किसकी व्याख्या करते हैं? लोकतंत्र की। ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सहायक है कौन? DPSP। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं जो नीतियाँ बनती हैं सरकार के द्वारा। और बाद में हमने डिफाइन किया है, इसमें देख लेंगे हम कैसे लिखना है आपको। इसके साथ ही आपको जो है उत्तर में ये लिखना है, वस्तुतः चंपकम दोराई राजन में बनाम मद्रास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी कि नीति निदेशक तथा मौलिक अधिकारों से प्राथमिक है। इसके बाद 25वां संविधान संशोधन 1971 में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 व 31 को नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39B(c) के प्राथमिक रखा गया है। इसके अलावा एक और संविधान संशोधन का एग्जाम्पल दे देंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संसद ने किसी भी नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार से अलग की संज्ञा दी, ठीक है। इसके साथ ही मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी कि उक्त दोनों मौलिक अधिकार में नीति निर्देशक तत्व अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर को डिफाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पॉलिटी का जो आंसर है उसका फॉर्मेट हो गया। आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। इसके अलावा अगला आंसर हम देखें तो वो एक इथिक्स का उत्तर देख लेते हैं हम। एक जो है पॉलिटी का उत्तर है ये। पॉलिटी का उत्तर के बाद हम एक और पॉलिटी का उत्तर आ रहा है, उसके बाद इथिक्स का आंसर की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना में निहित है, चर्चा कीजिए। केवल 150 शब्दों में पूछा गया है। इस तरह से आपको फॉर्मेट बना के रखना है। इसमें लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन नैतिक मूल्यों का समावेश है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। वस्तुतः यह लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को सर्वप्रथम संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे तो आपका उत्तर यूनिक भी होगा और औरों से अलग भी होगा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से तत्व हमारे शामिल हैं उनको डिफाइन किया गया है। संप्रभुता है, समाजवाद है, लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्षता, बंधुत्व, न्याय, समता, स्वतंत्रता, एकता, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखने के बाद साथ में उसका जो है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो भी देनी होगी आपको। भारतीय अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे संप्रभुता में क्या है, भारतीय अपने निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। समाजवाद सामुदायिक भागीदारी निहित है, समाजवाद में निहित है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उपरोक्त के अनुसार सभी मूल्यों को संविधान की आत्मा माना गया है और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में शामिल किया गया है, ठीक है। अब लास्ट में हमने कंक्लूजन दे दिया है। अतः कहा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना लोगों की इच्छाओं का दर्पण है, ठीक है, तथा साथ ही उन मूल्यों का समावेशी आधार है जिससे भारतीय राजनीतिक रूप से अपने निर्णयों में शामिल करते हैं, ठीक है। इस तरह का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा। इतना उत्तर काफ़ी होता है और ये बिल्कुल यूनिक उत्तर होगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो हमारे सामने इथिक्स का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक इथिक्स के प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में सिविल सेवकों के आचरण का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य और सिद्धांत कौन से हैं? यह किसी व्यक्ति की नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का किस प्रकार भिन्न होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको उत्तर लिखना होगा। तो इसमें हमने डिफाइन किया है, भारतीय सिविल सेवकों के आचरण का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य उनकी सेवा व आचरण नियमावली में शामिल होते हैं और व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और आंतरिक सिद्धांत व धर्म संस्कृति पर आधारित होते हैं। देखिए, कोई भी उत्तर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहला उसका आधार है कि आपको क्या करना है,
आपको करना ये होगा कि उसकी जो है फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। उसका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, सबसे पहले एक जो है परिभाषा देनी होगी, ठीक है। सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जो भूमिका होती है वो देनी होगी। उसके बाद मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी पे आने के बाद हम उसका कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, उसका उत्तर आप देने में सक्षम हो पाएंगे अगर आपके पास शॉर्ट नोट रेडी हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट का रेडी होना मेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने शॉर्ट नोट भी रेडी करके रखें और जितने भी टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, सब पे थोड़ा थोड़ा लिखने की अभ्यास करें और इसके साथ साथ अपने शॉर्ट नोट भी रेडी रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेन बॉडी में शामिल किया है सिविल सेवक के आचरण का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य क्या हो सकते हैं। सत्यनिष्ठा है, पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, ये क्या है, नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, जो एक सिविल सेवक में होने चाहिए। इसके अलावा निष्पक्षता होनी चाहिए उसमें, सिविल सेवक के आचरण व व्यक्ति के नैतिक मूल्य में अंतर, ठीक है, ये भी डिफाइन किया गया है। ये मेरा अपना पर्सनल उत्तर है, आप इसका कुछ अलग भी उत्तर लिख सकते हैं या आप जो अच्छा लगे आपको वो लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने मतलब लिखा है सत्यनिष्ठा, इसमें सिविल सेवक के आचरण व वित्तीय निर्णयों आदि में सत्यनिष्ठ होने की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अपना उत्तर लिखना है। पारदर्शिता, किसी कार्य या निर्णयों में पारदर्शिता का होना आवश्यक है जिससे विश्वास कायम रहे। इसके अलावा जवाबदेहिता, यह कार्य के प्रति जनता और शासन के प्रति जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तत्व है। निष्पक्षता, किसी निर्णय को लेते समय उसके पक्ष विपक्ष और नैतिकता के रूप में अमल किया जाना आवश्यक होता है। इस तरह से आप अपना उत्तर लिखेंगे। तो ये हमने देख लिया कि फॉर्मेट किस प्रकार रह सकता है, आपको अपना फॉर्मेट उत्तर का किस प्रकार रखना चाहिए। ये मेरे अपने लिखे हुए उत्तर हैं और मैं अभ्यास करता भी रहता हूँ। तो आपके उत्तर इससे अलग भी हो सकते हैं, आपको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। और ये 250 शब्द में पूछा गया है, ठीक है। 250 शब्द का उत्तर अलग होगा और 150 शब्द का उत्तर अलग होगा, और 100 शब्दों में पूछा गया तो उसका उत्तर बिल्कुल अलग होगा। आपको कम शब्दों में ज़्यादा बात पहुँचाने वाली नीति को अपनाना है। एग्जामिनर के सामने आपको कम शब्दों का प्रयोग करना है और ज़्यादा उसका सार उसके सामने प्रस्तुत हो। आपको कुछ की शब्द जो की होते हैं ना, की पॉइंट होते हैं, उसको भी डिफ़ाइन करना आना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे शब्द को शामिल करना आना चाहिए कि जिससे और से आपका उत्तर अलग लगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।